हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी और यूकेपीएससी लेक्चरर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 से दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इज द रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 एसीटोन का रिएक्शन हो रहा है विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड वाटर। फिर इसमें क्या है कि इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, आयोडीन ऐड हो रहा है और HI गैस बन रही है हमारी। इससे पूछा गया है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू I2 कंसंट्रेशन की I2 की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में I2 की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में ये कौन सा हमारा रिएक्शन है, किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो अगर आप देखोगे काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, आप पाओगे कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन रहता है, क्योंकि I2 की कंसंट्रेशन क्या ली जाती है, बहुत ही हाई ली जाती है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट रहती है I2 की कंसंट्रेशन, कोई उसमें खास चेंज नहीं आता, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन अ कोलाइडल पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाई। किसी भी कोलाइडल पार्टिकल पर अगर हमें चार्ज डिटरमाइन करना है तो हम किस मेथड से कर सकते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हमें, डायलिसिस, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो डायलिसिस तो सेपरेशन का मेथड है, ब्राउनियन मूवमेंट जस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस पता लगाने के लिए होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी इसी तरह से पार्टिकल की प्रेजेंस पता लगाने के लिए होता है। तो एग्जैक्टली जो चार्ज हम पता लगा सकते हो, किससे पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें क्या होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 63 है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ एन अननोन गैस, द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस इज। रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा गया O2 गैस का किसी गिवन टेम्परेचर पे, जो कि क्या है, ट्वाइस है किसी अननोन गैस से। तो ऐसे में मोलर मास ऑफ अननोन गैस क्या होगा। तो जैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, रेट ऑफ एफ्यूजन या डिफ्यूजन बोल रहे हो, इक्वल टू होता है R1/R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। ये फार्मूला यूज करते हैं हम इसमें। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 गैस एट गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस। ठीक है, तो O2 को आप मान लीजिए फर्स्ट गैस है, और जो आपकी अननोन गैस है उसको हम गैस टू मान लेते हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 गैस एट गिवन टेम्परेचर क्या पाया गया, ट्वाइस पाया गया। जस्ट ट्वाइस पाया, तो अननोन गैस के लिए अगर आप इसको x ले लो, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो O2 के लिए क्या हो जाएगा 2x। इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x/x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन गैस, जो कि हमें पता ही करना है, और M1 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो दो ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32। तो हम जस्ट क्या कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, इससे हमें सॉल्व करने में आसान हो जाए। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा M2/32, ये आ जाएगा। यहाँ तो जस्ट स्क्वायर रूट हटाने के काम आ रहा है, ये पूरे पे स्क्वायर रूट है यहाँ तक, है ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बचा हमारे पास, अब बचा है 4/1 इक्वल टू M2/32। क्या हो जाएगा, M2 कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 32।
कितना हो जाएगा, 4 2 8 और 4 3 12, तो हो जाएगा 128। इसमें आ जाएगा आपका 128। ठीक है। अब नेक्स्ट है वेंडरवॉल कांस्टेंट B for CH4SO2 C2H4 and C2H6 are 0.0428, 0.0561, 0.0571 and 0.0638 decimeter cube per mole respectively. The least compressible gas among them is, देखिए क्या होता है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बी के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बी के, कि जो जितना ज़्यादा, जिसके केस में आपका क्या आएगा, बी की वैल्यू आएगी, उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उतना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उतनी लीस्ट कंप्रेसिबल हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बी की वैल्यू किसके लिए आ रही है, इथेन के लिए, C2H6 के लिए 0.0638 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, द हाफ पीरियड ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ एन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वुड बी। तो ये भी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। अगर आप इसको हाफ लाइफ के फॉर्मूले यूज करोगे तो आप जान पाओगे कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर का तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ लिखते हैं हम तो क्या होता है 0.693/K। तो इसमें से साफ पता चल रहा है जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर की वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है, कंसंट्रेशन टर्म्स कहीं आ ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो ये तो हो नहीं सकता, ये आपका कैंसिल हो गया। अब अगर आप जीरो ऑर्डर के लिए लिखोगे टी हाफ, तो जीरो ऑर्डर के लिए जो हमारा टी हाफ होता है वो होता है A0/2K, ये होता है फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो गया कि टी हाफ हमारा एग्जैक्टली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया है कंसंट्रेशन टर्म्स के। तो अगर हम इसको इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करते तो हाफ लाइफ भी डबल होनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो गया। अब अगर हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे जाते हैं तो उसके लिए टी हाफ का फॉर्मूला है कि एक मिनट में रब कर देते हैं इसको, थोड़ी जगह बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम टी हाफ की वैल्यू लिखें तो ये होता है हमारा फॉर्मूला 1/K ऑफ A0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के, यहाँ पर टी हाफ क्या हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, यानी कि मतलब डबल करेंगे, तो जो हमारा हाफ लाइफ है टी हाफ वो क्या होगा, जस्ट उल्टी टर्म में जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 हमारा कि an aqueous solution of pH 5 is diluted 1000 times, the pH of the solution would be। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम। कोई सॉल्यूशन है जिसका pH 5 था, अब उसको दोबारा से क्या किया 1000 टाइम्स हमने डाइल्यूट कर दिया, तो ऐसे में pH सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा। हमें पता है जो pH होता है हमारा, pH होता है वो क्या होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यही होता है। तो पहले यही वाली वैल्यू हमारी कितनी थी, इसकी वैल्यू आ गई थी हमारी 5, ये पहले 5 था ना, pH 5 था, और ये pH 5 कैसे आया होगा, ये आया होगा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को 10⁻⁻5 लेके, यही रहा होगा, इसी से आया होगा। अब इसकी को 1000 टाइम्स और डाइल्यूट कर दिया गया है, तो अब जो नया pH आएगा, न्यू pH ऑफ सॉल्यूशन, नया सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो कितना हो जाएगा, लॉग
10⁻⁵/1000। 1000 टाइम हमने डाइल्यूट कर दिया, क्या बन जाएगा? ये न्यू पी एच है, ये हमारा हो जाएगा -log, ऊपर जाके 10⁻³ के इक्वल हो गया ये। तो हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 10⁻⁸। अब इसका लॉग वैल्यू लोगे आप तो ये न्यू पी एच जा रहे सॉल्यूशन को कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड between water and benzene, the expression for the distribution coefficient Kd would be, C stands for concentration। तो जो Kd होता है, Kd डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, वो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्वेंट। तो बस हमें यही देख लेना, ये ऑप्शन सी, CORG मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपॉन सी एक्वस सॉल्वेंट, तो ये सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बेंजाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग टॉलुइन विथ Cl2। तो आपके क्या है? बेंजाइल क्लोराइड बनाई जा रही है किससे? टोलिन से। ये हो गया हमारी टोलिन। अब इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं Cl2 के साथ, और क्या बना ले रहे हैं? बेंजाइल क्लोराइड। तो ये कैसे बनेगा? ये आपको दिख रहा है साफ साफ, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बना है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बना है तो हम इसमें ये तो यूज कर नहीं सकते, एनहाइड्रस Cl3। ये तो क्या है? ये तो एक इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का रिएक्शन हो गया ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही ट्रीटिंग बाय ट्रीटमेंट बेंजीन विथ AH2S3, इसमें भी वही है। तो अब्सेंस ऑफ लाइट क्या लेना देना है? तो जो रिएक्शन है ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन हम करा रहे हैं, जिससे जो आपका Cl2 मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? लाइट की प्रेजेंस में जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा, ये अटैक करेगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपका बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, बोथ द इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्रोटीन्स फैटी ऑयल्स इथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें तो केवल क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल आपस में केवल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, फैटी ऑयल्स में होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो प्रोटीन्स है हमारा उसमें दोनों टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इंट्रामोलिकुलर भी और इंटरमोलिकुलर भी। आपने पढ़ा होगा फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तो वहाँ पर आप देखते हो कि इंटरमोलिकुलर भी होता है, इंट्रामोलिकुलर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज लीस्ट स्टेबल? हाफ चेयर, चेयर बोट, ट्विस्ट बोट। तो जो मैक्सिमम स्टेबल कॉन्फर्मर होता है आपका साइक्लोहेक्सेन का, वो क्या होता है? चेयर कॉन्फर्मर होता है। बोर्ड जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। फिर ये जो हाफ चेयर है और ये ट्विस्ट बोट है, ये इन दोनों के बीच के फॉर्म है। तो उसमें जो ट्विस्ट बोट है सो लार्जर टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 70 तक रहने देते हैं आज। कल की वीडियो में भी हम इसी तरह से आगे की 10 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे और ये दो आने वाले 2 वीडियो में लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना रिव्यू दीजिए कि क्या कराना चाहिए मुझे किसी टॉपिक को लेकर। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाइए, वो लेसन पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को। और अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊँ मैं, तो आप मैं जैसे केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय, ये जो पिछले साल के पेपर हो चुके हैं उनको कराता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।